आज हमारा व्याकरण का चैप्टर है शब्द विचार। शब्द पर विचार करना इस शीर्षक का मतलब है। शब्द यानी शब्द, अब हमें सोचना पड़ेगा शब्द आया कहाँ से। तो हम शब्द पर अगर विचार करेंगे तो आपने जैसे पिछले कक्षा में पढ़ा है, शब्द हमारा वर्ण से मिलकर बना होता है। वर्ण यानी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। वर्ण यानी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसका अपने आप में कोई अर्थ होता है। तो जो सार्थक ध्वनि है, जो सार्थक ध्वनि है, सार्थक ध्वनि ही कहाँ तक पहुंचेगी? शब्द के तक पहुंचेगी। सार्थक ध्वनि को मिलाकर एक शब्द का निर्माण किया जाता है। सार्थक ध्वनि जैसे मैंने अगर बोला तो ये सार्थक ध्वनि नहीं है, लेकिन मैंने बोला खुद, तो मैं इस ध्वनि को लिख सकती हूँ, तो ये एक सार्थक ध्वनि है। जब ये सार्थक ध्वनि बहुत सारी मिल जाती है, एक से अधिक मिल जाती है, तो इन ध्वनियों से मिलकर हमारा शब्द बनता है। शब्द कैसे बनेगा? सार्थक ध्वनियों के मिलने से। क, च, प, ल, इनको मैं अगर एक साथ मिलाती हूं तो इनसे कोई शब्द का निर्माण नहीं हो रहा। देखिए, क, च, प, ल, जिसका कोई अर्थ ना निकले वो सार्थक नहीं है। तो क्या कंडीशन जरूरी होगी शब्द बनने के लिए? प्रथम आवश्यकता आगे वही हो गई है कि हमें उस शब्द का सार्थक होना आवश्यक है। सार्थक यानी उसका एक मीनिंग हो। वो जब हम उसे सुने, जब हम उसे लिखें, जब उसे पढ़ें, तो उसका कोई मीनिंग निकलता। चलिए, जैसे कमल, इसका अपने आप में मीनिंग है, तो इसे हम बोलेंगे सार्थक शब्द। लेकिन मैंने लिखा तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब इसका कोई मीनिंग नहीं है, अर्थ नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? निरर्थक। शब्द को समझने के लिए, शब्द तक पहुंचने के लिए हमें दो शब्दों को लेना पड़ेगा। एक सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, और एक निरर्थक। ना शब्द विचार जो बिंदु है, आपका चैप्टर है, इसमें अगला क्रम आता है शब्द और पद। शब्द को आपने समझ लिया, सार्थक ध्वनियों का समूह शब्द है। लेकिन पद क्या है? हम पद के विषय में बात करते हैं। तो पद है आपका राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। ये सारे पृथक पृथक रूप में, अलग अलग रूप में एक शब्द हैं। लेकिन जब ये शब्द अपने किसी वाक्य में स्थान पा लेते हैं, किसी वाक्य में स्थान पा लेते हैं, तो ये पद कहलाते हैं। पद की डेफिनेशन, पद की परिभाषा व्याकरण में इस तरह होगी। जब कोई शब्द, कोई भी शब्द व्याकरणिक रूप से, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी वाक्य में स्थान पा लेता है, तो वो पद कहलाता है। अब मान लीजिए इसी राम शब्द के विषय में मैं आपसे बात करती हूँ, तो आप कहेंगे राम इस वाक्य का कर्ता पद है। राम इस वाक्य का कर्ता पद है। मैं आपसे पूछती हूँ खाता है क्या है? तो आप कहेंगे खाता है क्रियापद है। खाता है क्रियापद है। हमने दो चीजें समझी। शब्द एक सार्थक वर्णों का समूह है, जबकि पद क्या है? पद वाक्य में उपस्थित शब्द है। वाक्य में उपस्थित शब्द है जिसका अपने आप में व्याकरण की दृष्टि से एक अर्थ होता है, एक उद्देश्य होता है, व्याकरणिक अर्थ लेकर बनता है, वह पद कहलाता है। ओके, पद और शब्द, इनके क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं, बच्चों, शब्द के वर्गीकरण पे जब हम आते हैं, वर्गीकरण यानी इसका क्लासिफिकेशन मतलब उसको
अलग अलग एरियाज में बांटकर, अलग अलग आधार पर बांटकर उसको समझना। हम शब्द को अलग अलग आधार पर बांटकर उसको कैसे समझ सकते हैं कि वो शब्द कितने रूप में, कितने प्रकार से सुंदर दिख रहा है। तो इसको व्याकरणकारों ने, जिन्हें हम बोलते हैं वैयाकरणों ने 4 आधार पर बांटा है। पहला व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, प्रयोग कैसे करते हैं उस आधार पर, और उससे निकलने वाला अर्थ क्या है उस आधार पर। पहले इनके शाब्दिक अर्थ में आपको सबके समझा देती हूँ। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का अर्थ है वि धन उत्पत्ति, यानी वो जो शब्द है वो कैसे जन्मा, वो कहाँ से आया है, दैट इज व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस आधार पर इसके 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार। ये शब्द कहाँ से, जब हम किसी शब्द को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं वो शब्द आया कहाँ से। तत्सम शब्द, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से एज इट इज, ऐसे की ऐसे हिंदी में आ गए हैं। तद्भव शब्द जो हिंदी में जन्मे हैं या जिनको तत्सम से आते, संस्कृत से आने पर हिंदी में आते समय उनमें थोड़ा परिवर्तन आ गया। तत्सम शब्द का उदाहरण हम ले सकते हैं दुग्ध, दुग्ध ये तत्सम शब्द है। लेकिन तद्भव का उदाहरण हम लेंगे तो ये दूध हो गया, दूध। देशी भाषाओं से उत्पन्न शब्द, देशी भाषाओं में जितनी भी आपकी क्षेत्रीय बोलियां होती हैं वो सारी आ जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ हाड़ौती है, ब्रज भाषा है, इन सबको हम देशी भाषाओं में लेंगे। उनमें उत्पन्न शब्द देशी भाषा के काई कर्यो छे, उसमें ये जितने भी शब्द हैं वो आपके काई कर्यो छे, ये सब आपकी देशी भाषाओं के हैं। विदेशी, विदेशी भाषा अलमीरा, अलमीरा वर्ड इज, अलमीरा जो शब्द है ये किसका है, बेसिकली ये विदेशी भाषाओं से आया हुआ है। तो विदेशी भाषाओं से भी बहुत सारे शब्द आकर हमारी हिंदी भाषा में मिल गए, लेकिन हमने उन सभी शब्दों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। संकर, दोष भाषाओं से या किसी प्रकार के शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द, किसी दूसरे से, जैसे आपको चाय वाला, इस तरह से आप इन शब्दों को ले सकते हैं। नाउ दूसरा जो आपका भेद है या वर्गीकरण है शब्द का, दूसरा जो भेद है रचना के आधार पर, कि उन्हें हम कैसे बना रहे हैं। रचना के आधार पर हम इनको 3 प्रकार में लेते हैं। पहला हमारा रूढ़, जो जैसे है उसको वैसे की वैसे ले लेना। दूसरा जॉइंट, उसको जोड़कर मिलाकर बनाना। मिलाकर बनाने के लिए 2 शब्द होंगे। रूढ़ में अपने आप में अकेला शब्द होगा, और योग रूढ़ में क्या होगा, बहुव्रीहि समास आ गया कि नहीं, इन तीनों से मिलकर एक कोई नया ही शब्द बन गया। ये थोड़ा सा, अगर हमने उत्पत्ति के आधार पर देखा तो हमारे पास ये 5 प्रकार के आ गए, रचना के आधार पर देखा तो हमने 3 प्रकार के आ गए। रूढ़ शब्दों में, जैसे हम रूढ़ शब्द में किसको लेंगे, कमल शब्द। रूढ़ की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो रूढ़ शब्द कमल। हम यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक में 2 जुड़े होते हैं, जैसे विद्या और आर्य। लेकिन अगर हम किसी चीज को योग रूढ़ बना दें, एक साथ बना दें, जलज, जल में उत्पन्न है जो जलज, विद्यालय वर्ड को एक साथ जब मैं लिखूंगी, विद्यालय शब्द को एक साथ जब मैं लिखूंगी तो ये शब्द आपका यौगिक हो गया। एक शब्द के बहुत तरीके से एक्सपेरिमेंट करना ये शब्द का वर्गीकरण है। एक शब्द पे बहुत दृष्टि से विचार करना ये शब्द का वर्गीकरण है। पहला व्युत्पत्ति था, दूसरा रचना था, तीसरा आता है प्रयोग के आधार पर। हम उस शब्द का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं। ये जो प्रयोग है 2 प्रकार का है, विकारी चेंजेबल और जिनमें चेंज नहीं किया जा सके, नॉन चेंजेबल। जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है, कम टू विकारी। विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें समय, काल, परिस्थिति, लिंग आदि के माध्यम से परिवर्तन हो सकता है। ये वाक्य में 2 प्रकार से आते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी में हमारे पास
प्रयोग के आधार पर तीसरे भेद की बात करते हैं तो हमारे सामने वही दो भेद आते हैं। एक है विकारी, जिसमें परिवर्तन हो सकता है, और दूसरा है अविकारी, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। विकारी को हम कैसे समझेंगे? जैसे पानी है, पानी से आप उसको बर्फ बना सकते हैं, पानी से आप बर्फ बना सकते हैं, बर्फ बदल के पानी में आ सकती है, परिवर्तन हो सकता है। लेकिन दही से आप दूध वापस नहीं बना सकते, तो ये आपका अविकारी होगा। जो एज इट इज यूज होगा, जिसमें कोई खर्च नहीं हो सकता, अव्ययी हो जाते हैं। इन शब्दों को, अविकारी शब्दों को हम अव्ययी भी बोलते हैं, विकारी शब्दों को हम व्ययी भी बोलते हैं। व्ययी का मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो इसके मूल शब्द पे जाइए। व्ययी का मतलब खर्च करने वाला, जिसको हम खर्च कर सकते हैं। इन सारे शब्दों को, इन सारे भेदों से के आधार पर, इन सारे व्याकरणिक पदों के आधार पर हम इन्हें खर्च कर सकते हैं। जैसे संज्ञा, वाक्य में जब संज्ञा आती है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। राम ने दूध कम पिया। ये आपके सामने एक वाक्य है और मेरे पास ये संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा है, वाक्य में संज्ञा है, ये वाक्य में संज्ञा है। तो ये दोनों विकारी हैं, समझ में आ रहा? ये दोनों विकारी हैं। अब ये वाक्य में क्रिया, पिया, ये क्रिया है, ये भी विकारी है। कहां से आया विकारी? ये रहा विकारी। विकारी क्यों है? क्योंकि राम दूध पीता है, ये भी हो सकता है, ये विकारी है। राम दूध पिएगा, ये विकारी है। राम ने दूध पिया, राम को दूध पिया, ये चेंज हो सकता है। राम के द्वारा पिया गया, ये चेंज हो सकता है। दूध को दूध से, यानी संज्ञा में, सर्वनाम में और विशेषण में और क्रिया में, इन चारों पदों में, वाक्य के इन चारों पदों में अगर परिवर्तन आ सकता है तो ये सब विकारी भेद के अंतर्गत लिए जाएंगे। लेकिन जिनमें परिवर्तन नहीं आता, पूरे वाक्य में इस तरह के पद भी होते हैं। बच्चों, मैंने शब्द यूज नहीं किया है, शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैं जो यहाँ पर शब्द यूज कर रही हूँ दैट इज पद। तो यहाँ जो वे पद जिनको मैं परिवर्तन नहीं कर सकती, वे कहलाएंगे अव्ययी या अविकारी। अविकारी में आपके आएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। ये आपको मैंने एक क्रिया विशेषण का उदाहरण दिया। राम ने दूध कम पिया। कम में, कम से, कम तो कुछ भी इसके आगे नहीं लग सकता। तो अव्ययी शब्द वो हो गए जिनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। संबंध बोधक, संबंध को बताने वाले वे विशेष शब्द जिनको एज इट इज हमें वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है। समुच्चय बोधक, की, तो, किंतु, परंतु इत्यादि जो शब्द हैं उनको वाक्य में ऐसे की ऐसे परिवर्तन के बिना लिया जाता है, दैट इज समुच्चय बोधक। अब आ जाइए विस्मयादि बोध। अरे, हा, भी, तो, किंतु, परंतु, ये सारे जितने भी हमारी भावों को व्यक्त करने वाले जो हमारे चिन्ह हैं, जो हमारे शब्द हैं, उनको भी हम अव्यय में लेते हैं। यस, नाउ हम चौथा जो हमारा पॉइंट है, अर्थ के आधार पर, उस पर आ जाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द का अगर वर्गीकरण करें तो वापस से ये 5 प्रकार का है। शब्द का जब अर्थ करते हैं तो शब्द का अर्थ हो सकता है एक अर्थ देने वाला हो सकता है, उसका एक ही मीनिंग निकले। मैंने बोला पानी, तो पानी का मतलब हद से क्या है? जल। पानी का मतलब पानी है, पानी का मतलब दूध नहीं हो सकता। अनेक अर्थ जिसके बहुत सारे अर्थ निकले। जैसे मैंने बोला सोना, सोने का मतलब कोई ले सकता है सोना भी, और कभी मतलब है वो सो रहा है, कुछ भी। जब शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, ये आपका अनेक अर्थ हो गया। पर्यायवाची, जिस शब्द के एक से अधिक अलग अलग अर्थ बन सकते हैं, दे ऑल आर पर्यायवाची, सिनोनिम्स जिन्हें हम बोलते हैं, सिनोनिम्स। नाउ विपरीत अर्थ, काला,
काले का ऑपोजिट गोरा। तो जिन शब्दों के विलोम शब्द बन सकते हैं वो विपरीतार्थी। नेक्स्ट पॉइंट इज श्रुति सम भिन्न अर्थ। सुनने में समान लगे लेकिन भिन्न अर्थ देने वाला। श्रुति सुनने में समान दिखे लेकिन अन्य अर्थ देने वाला, दैट इज श्रुति सम भिन्नार्थक। ठीक है बच्चों, अब इससे रिलेटेड जितनी भी क्लास में आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है आप उन्हें करके देखिए। आपको लगे कि इसकी मुझे डेफिनेशन को समझने में, इसकी परिभाषा को समझने में प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए, दोबारा हम उस पर एक्टिविटी करते हैं। थैंक यू।